हेलो बच्चों, कैसे हो। अपना क्षितिज में पाठ नंबर 3 चला हुआ है काव्य भाग में देव के कवि तोर सवैये। अभ्यास में 4 प्रश्न हो गए। 5वां देखिए। प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, ये पंक्ति है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का क्या भाव है कि प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई परिजन छोटे बालक को या राजकुमार को प्रातःकाल लाड़ प्यार से चुटकी के साथ कान में चुटकी बजाकर जगाता है, उसी प्रकार यहाँ कामदेव रूपी राजा के बसंत रूपी बालक का मानवीकरण किया गया है कि सुबह सुबह गुलाब के खिलने की, गुलाब की कली के खिलने की जो सूक्ष्म आवाज़ होती है, चटक जैसी आवाज़, वो वैसे ही है जैसे किसी राजकुमार को सुबह सुबह कोई परिजन नींद से बड़े लाड़ प्यार से जगाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गुलाब प्रातःकाल चुटकी बजाकर या चटकारी देकर जो बसंत रूपी बालक है उसको जगाता है। 6ठा प्रश्न देखिए। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। यानी एक तरह से चांदनी रात की सुंदरता की तुलना किस किस के साथ हुई है, किस किस रूप में कवि ने उनको देखा, उन्हें बताना है। तो आप यहाँ बता सकते हो कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने उज्ज्वल स्फटिक शिलाओं से बने हुए अमृत के मंदिर या महल के रूप में देखा है। इसके अतिरिक्त कवि ने फरसबंद आंगन, संगमरमर से बने हुए फरसबंद आंगन के रूप में देखा है। एक ऐसे महल का आंगन जिसमें कहीं कोई भीतर और बाहर दीवार नहीं है। चांदनी रात को कवि ने क्षीर सागर में उठती हुई अनंत लहरों के रूप में देखा है जो कभी रुकती नहीं है। और चांदनी रात को दही के समुद्र के रूप में भी देखा है। ऐसे झाग, दूध के ऐसे झाग जो पूरे फर्श पर फैल करके श्वेतिमा बिखेर रहे हैं, इस रूप में चांदनी रात को कवि ने देखा है। और इसके अतिरिक्त इस चांदनी रात में जो तारे हैं उनको तरुणियों के चमकते हुए वस्त्रों के रूप में, और पूरी चांदनी रात को राधिका जी के मुख सौंदर्य के मुस्कान के रूप में जो है माना है। इस तरह से चांदनी रात की सुंदरता को अनेक रूपों में कवि ने स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद, ये पंक्ति है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए और भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद, इसका भाव ये है कि राधिका का मुख सौंदर्य बहुत ही मनमोहक है। और यहाँ तक कि जो पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की जो चंद्रमा हैं उनसे भी अधिक राधिका के मुख का सौंदर्य है। राधिका के मुख सौंदर्य से ही चांद अपनी चांदनी के लिए धवलता या उज्ज्वलता प्राप्त करता है। पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसके अंदर अलंकार व्यतिरेक बनेगा, क्योंकि आपने उपमा अलंकार तो अच्छी तरह पढ़ा है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, यानी प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष के साथ तुलना की जाती है। आमतौर पर मान लो किसी मनुष्य या मानव के मुख की चांद के साथ तुलना करना, और ऐसे में पीछे से भाव ये रहता है कि उस व्यक्ति से अधिक सुंदर चांद है और अधिक सुंदर के साथ कम सुंदर की तुलना की जाती है कि इसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन व्यतिरेक में ठीक इसका विपरीत होता है। उपमान की उपमेय के साथ तुलना की जाती है, अधिक सुंदर की कम सुंदर के साथ तुलना की जाती है, इसीलिए इसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर राधिका का मुख सौंदर्य चंद्रमा से भी अधिक सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है कि
ये जो चंद्रमा है ये आसमान रूपी दर्पण में पृथ्वी पर खड़ी हुई राधिका जी के मुख का ही एक प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार बनता है। देखिए 8वां प्रश्न जो इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ये पाठ पूरा हमने पढ़ा है, इसी के आधार पर हमने उत्तर देना है। तो आप कह सकते हो, एक तो भाव पक्ष में आप बता सकते हो कि देव रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि होने के बावजूद और आश्रय प्राप्त, क्योंकि आश्रयदाताओं के यहाँ पर जो कवि रहते थे वो कुछ बंधनों में बंधे थे और अपने आश्रयदाता राजा के भावना के अनुरूप ही अपने भावों को व्यक्त करना होता था। इसके पश्चात भी देव ने खुलकर अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने बाल कृष्ण का सुंदर रूप का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बसंत, कामदेव रूपी राजा के बालक बसंत का वर्णन बहुत सुंदर किया है। राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने अद्वितीय रूप से किया है। फिर आप बता सकते हो कला या शिल्प पक्ष। इसमें आप बता सकते हो कि देव रीतिकालीन कवि होने के कारण सभी शास्त्रीय नियमों का उन्होंने पालन किया है और इसके बावजूद उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए कामदेव के बालक बसंत का वर्णन अपने आप में अतुलनीय और अद्वितीय है, परंपरा से अलग है। यहाँ उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि परंपरागत भारतीय साहित्य में नायक नायिकाओं के रूप में ही वसंत का वर्णन होता है, नायक नायिका के सौंदर्य के रूप में, और श्रृंगार रस का उसके अंदर पाया जाना आम होता है। लेकिन देव ने वसंत के वर्णन में वात्सल्य रस का सृजन करके, वात्सल्य रस का प्रयोग करके बहुत ही अनूठा प्रयोग किया है। तो एक तरह से प्रयोग धर्मी लक्षण उनके काव्य में दिखते हैं। इसके अतिरिक्त जो देव हैं उन्होंने जो है अलंकारों का बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग किया है। आपने इनके काव्य में बहुत सारे अलंकार देखे होंगे, जिसमें अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, बहुत सुंदर अलंकार हैं। तारा सी तरुणी ठाढ़ी झिलमिल होती सासम समान सी हो, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कटी किंकनी की धुनी की मधुराई, ये पंक्ति आई थी। तो कह की आवर्ती के कारण वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकारों का बहुत से अलंकार हैं। आप चाहो तो कविता में जाकर के इनको देख सकते हो। छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, छंद विधान का पालन किया है, क्योंकि हमने जो इनकी रचना पढ़ी उसमें एक सवैया पढ़ा है और 2 कवित्त पढ़े हैं। तो कवित्त और सवैया अपने अपने छंद हैं, इनका प्रयोग किया है। इनकी कविता में ध्वन्यात्मकता है, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है, जिससे एक ध्वन्यात्मकता पैदा होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। माधुर्य गुण इनके काव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इनके जो 3 हमने एक सवैया और 2 कवित्त पढ़े, सभी के अंदर माधुर्य गुण देखने को मिलता है। और चित्रात्मकता इनके, या कहो कि चाक्षुक बिंब का बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो ये आपका अभ्यास पूरा हो गया है, लिखना है और याद करना है आपको।